हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी और 10+2 ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे मैराथन क्लास की। और मैराथन क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे मुस्लिम का आक्रमण और देखेंगे यहाँ पर इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ। और साथ में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, और दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी शासक रहे हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और ये मैराथन क्लास है, इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पर एलटी स्क्रीनिंग का जो पेपर होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में अगर आप उत्तराखंड के वीडियो वीपीडीओ जैसे कन्या सहायक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगी। इससे अलावा यहाँ पर मैंने जो इतिहास है भारत का इतिहास, उसमें 7 क्लास कर ली है, जिसमें मैंने प्राचीन इतिहास को डिस्कस किया है। लेकिन अभी प्राचीन इतिहास को कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन अभी यहाँ पर एलटी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इतिहास का उसको कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंतर्गत। तो आपको 1 या 2 मैराथन क्लास से आपको मैं यहाँ पर जो इतिहास है उसको मैं कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर अगर आपने इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी, अगर आप इस क्लास को देखने के बाद आप इसको रिवीजन करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जहाँ जो कि आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फाइल्स में जाके। तो यहाँ पर इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी मेरी यूट्यूब की क्लासेस है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम के लिए और भी क्लासेस इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे माध्यम से आपके प्रोवाइड कराई जा रही है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो कि 1000 क्वेश्चन है, इनकी सीरीज यहाँ पर चलाई गई है। भारतीय इतिहास, जो कि अभी हमने प्राचीन इतिहास की बात कर रहे थे, और इससे आज हम बात करेंगे मैराथन। ये वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको ये सारी क्लासेस। उसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड के यहाँ पर 1000+ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर हैं, जो कि सिर्फ उत्तराखंड के ही हैं, ये भी आपको देखनी है। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ में यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस, जो कि आपके उत्तराखंड का भूगोल हो गया या और भी टॉपिक हैं उत्तराखंड के, वो सभी को यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप अपनी वीडियो की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मध्यकालीन इतिहास की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इतिहास की अगर हम काल की बात करें तो इसको इतिहास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास जो है 712 एडी तक प्राचीन इतिहास को कवर किया गया है। अब 712 से 1707 एडी तक मध्यकालीन इतिहास को, और आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1707 से 1947 तक यहाँ पर आधुनिक भारत को हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की, क्योंकि प्राचीन इतिहास के कुछ टॉपिक हमने पढ़ ले हैं, कुछ टॉपिक अभी कंप्लीट होने बाकी हैं, उनको आने वाली वीडियो में मैं कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम जैसे वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जो जीके का पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे जो कि इतिहास है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर से देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर जो मध्यकालीन इतिहास है इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है स्टार्टिंग का, जिसमें हम इस्लाम का उदय पढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत वाली चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मुग़ल काल वाला चीज़ भी पढ़ते हैं, इसको भी हमने अलग से डिवाइड कर लिया है। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इस्लाम का उदय भारत में किस तरीके से हुआ, और ये देखेंगे। उसके बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का उदय। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस्लाम के बारे में जान लेते हैं, इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ। हम यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं बताने वाले हैं, हम यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में अंदर नहीं जाने वाले हैं। सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक को मैं यहाँ पर मैंने बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा है, और आप इसको देख सकते हैं। इसके बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म पे ही आप इसको देखिएगा, और यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम जो है वो एक एकेश्वरवाद धर्म है, और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? अरेबिया नामक शहर में हुई थी, और जो कि 7वीं सदी में मानी जाती है। इसके जो संस्थापक हैं वो हज़रत मोहम्मद साहब हैं, और जो कि अल्लाह के अंतिम रसूल माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था यहाँ पर,
इस्लाम का यहाँ पर धर्म का प्रारंभ किया था। 610 ईस्वी में जब ये मक्का के पास हीरा नामक एक गुफा है, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद इन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे 632 ईस्वी में इनको मदीना में दफनाया गया। तो आप अक्सर सुनते होंगे जो हज यात्रा होती है मक्का से मदीना तक की, तो वो इसी वजह से मक्का से मदीना तक की होती है, क्योंकि जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उनको मक्का में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मदीना में उनको क्या किया गया था, दफनाया गया था। इतनी सी बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो कुरान है, जो इस्लाम का धर्म ग्रंथ माना जाता है, यह एक अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस भाषा में लिखा गया है, तो अरबी भाषा में आपको राइट आंसर इसका करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं भारत में अरबों का आक्रमण। हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और अभी तक आए हुए हैं। इसके अलावा हम कोई आलतू फालतू की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो आपके अनवांटेड चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अरबों का आक्रमण देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो जानकारी मिलती है वो एक चचनामा एक किताब है जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें क्या है कि अरबों का भारत पर आक्रमण की जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब आपने एक नाम अक्सर सुना होगा जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, और ये क्या था, यह एक पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो कि भारत में आया था। इसने भारत पर सबसे पहले जो कि 712 पर आक्रमण किया था, और 712 तक इस जो अरब थे उन लोगों ने बहुत आक्रमण किए थे, लेकिन जो पहला सक्सेस आक्रमण था वो 712 माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। इसने यहाँ पर सिंध प्रांत के देवल पर सबसे पहले अधिकार किया था, और इस समय यहाँ पर जो दाहिर सेन है, चच साम्राज्य का एक राजा था दाहिर सेन, उसके साथ इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और ये दाहिर सेन जो है यहाँ पर पराजित हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि जो मुस्लिम का जो पहला उदय है भारत में, यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। अब इसके पीछे की कहानी में हम नहीं जाएंगे कि वो जहाज़ के रास्ते से जहाज़ लूट ले गए थे, ये चीज़ें तो हम सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने क्या किया, यहाँ पर भारत में आके इसने एक जजिया कर लगाया। ठीक है, जजिया कर क्या होता है, एक प्रकार का संपत्ति कर या फिर सुरक्षा कर होता है जो कि गैर मुस्लिम जनता पर लगाया जाता है, यानी कि जो मुसलमान नहीं है उनके अलावा जो भी यहाँ पर जनता है उन पर ये जजिया कर लगाया जाता है। तो पूछा जाता है आपके एग्जाम में ज़रूर यहाँ पर कि जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर अरब से यहाँ पर भारत में किस किस चीज़ की खेती की गई थी, तो खजूर की खेती यहाँ पर सबसे पहले की गई थी, और साथ में इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर ऊँट का पालन प्रारंभ किया था अरबों ने। इतनी सी बात है जो कि आपको अरबों के आक्रमण से ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर एक अन्य शासक आया जिसका नाम है महमूद गजनवी, जो कि आप भी चर्चाओं में रहा है इंडिया के इतिहास में। तो यहाँ पर महमूद गजनवी का जो शासनकाल है वो 1001 से 1027 तक माना जाता है। ये जो व्यक्ति था ये था अफ़गानिस्तान का गजनी नामक एक स्थान था, वहाँ का एक रहने वाला था, और इसका जो वंश था वो यामनी वंश था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल सटीक तरीके से, जो क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता जाता है। तो वहाँ का एक शासक था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, उसका ये क्या था, बेटा था। किसका बेटा था, सुबुक्तगीन का बेटा था, और अफ़गानिस्तान के गजनी नामक स्थान का रहने वाला था, और यामनी वंश का तुर्क था। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है अभी तक। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, उत्तराखंड के स्टेट के एग्ज़ाम ले लो, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 17 बार इसने क्या किया था, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका पहला आक्रमण भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था भारत पर वो कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1001 ईस्वी में हुआ था, और ये जो आक्रमण हुआ था ये हिंदू शाही वंश के एक राजा थे जिनका नाम है जयपाल। जयपाल के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था, और यहाँ पर जयपाल जो हैं वो पराजित हुए थे और महमूद गजनवी की जीत हुई थी। यहाँ पर महमूद गजनवी सबसे ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आक्रमण जो कि भारत का इतिहास का माना जाता है, जो कि है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। गुजरात का सोमनाथ मंदिर में यहाँ पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया था, और यहाँ से ऐसा माना जाता है कि 10 लाख दिनार की जो संपत्ति है
वो यहाँ से वो लेकर अफ़गानिस्तान ले गया था और वहाँ पर उसने अपनी जनता पर उस धन को बांटा था। तो इस वजह से ये आक्रमण है जो कि सबसे खतरनाक आक्रमण माना जाता है इसका, महमूद गजनवी का। अब यहाँ पर जिस समय आक्रमण हुआ था उस समय यहाँ पर आप देखेंगे जो चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश, दोनों ही में से कोई एक मिलेगा आपको, चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश। इनका एक शासक था जिनका नाम है भीम फर्स्ट, वो यहाँ पर शासक कर रहा था। महमूद गजनवी के बारे में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसने एक सुल्तान की उपाधि धारण की थी और पहला शासक था जिसने ये उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो आप बोलेंगे महमूद गजनवी। इसकी अन्य उपाधियां देख लेते हैं हम। उपाधियां इसने क्या क्या इसकी उपाधियां हैं, टाइटल क्या है इसके। एक तो है मूर्ति भंजक और बुत सिकन। इन दोनों का ही मतलब ये होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला या फिर मूर्तियों का विनाश करने वाला। यानी कि इसने क्या किया था, मंदिरों पर आक्रमण सबसे ज़्यादा किया था और मंदिरों से ये इसने मूर्तियों का तोड़ना हो गया, मूर्तियों को यहाँ से ले जाना हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पर आक्रमण के दौरान की थी, तो इसी वजह से इसको मूर्ति भंजक या फिर बुत सिकन की उपाधि दी गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो गजनवी के समकालीन विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको याद करना है अलबरूनी, बैहाकी और उतबी। ये 3 विद्वान थे जो कि यहाँ पर महमूद गजनवी के शासनकाल के समय भारत आए थे। यहाँ पर आप देखेंगे जो अलबरूनी है उसका नाम है अबू रेहान, और इसकी एक किताब है जो कि फेमस है और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, किताबुल हिंद, या फिर इसी को हम बोलते हैं तहकीक ए हिंद। ये दोनों ही किताबें एक ही पुस्तक है और ये इसके जो लेखक हैं वो हैं अलबरूनी या फिर अबू रेहान। इतनी सी बात यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप बैहाकी की बात करेंगे तो तारीख सुबुक्तगिनी इनके पुस्तक का नाम है, और उतबी की जो किताब का नाम है वो किताबुल यामनी। तो इतनी यहाँ से ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं एक छोटा सा वंश इसके बाद आया था जो कि मोहम्मद गौरी का वंश था, जो कि ज़्यादा समय तक यहाँ पर रहा नहीं भारत पर। उसके बाद दिल्ली सल्तनत यहाँ पर प्रारंभ होती है, लेकिन मोहम्मद गौरी सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर माना जा सकता है क्योंकि इसके शासनकाल में यहाँ पर महत्वपूर्ण आक्रमण जो कि हुए थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसका जो पहला आक्रमण था वो था 1175 में मुल्तान में हुआ था यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखेंगे जो तराइन के युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय युद्ध, तो मोहम्मद गौरी के काल ही में हुए थे। आप यहाँ पर जो 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के मध्य और मोहम्मद गौरी के मध्य। यहाँ पर जो मैंने ये क्रॉस लगा रखा है ये है जो हार रहा है उसके लिए, और जो यहाँ पर जो राइट का चिन्ह लगा रखा वो है जीतने के लिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी यहाँ पर हारा था। लेकिन यहाँ पर आपने जयचंद का नाम अक्सर सुना होगा इतिहास में। तो जयचंद ने क्या किया था, यहाँ पर धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, और इसी वजह से यहाँ पर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार गया था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी यहाँ पर क्या हुआ, जीत गया था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, जो जयचंद था उसके साथ भी लड़ाई की, और फिर उस युद्ध को हमने कहा चंदावर का युद्ध। और ये चंदावर का युद्ध जो था वो 1194 ईस्वी में लड़ा गया। मोहम्मद गौरी इसमें जीत हुई इसकी और जयचंद्र हारा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो एक किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो, ये जो किताब है वो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर आधारित है और इसके जो लेखक है उनका नाम है चंद्र बरदाई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चंद्र बरदाई ने कौन सी किताब लिखी है? पृथ्वीराज चौहान की पृथ्वीराज रासो। तो ये चीज़ें आपको इस्लाम के उदय से आपको ध्यान में रखनी है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की तरफ। जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर शासन कर रहा था तो इसका एक दास था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर भारत में नींव रखी। अब हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को देखते हैं और यहाँ से देखेंगे कि किस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट में मज़ा आ रहा है और तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ आपको। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल, तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा।
दिल्ली सल्तनत की तरफ चलते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो काल माना जाता है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 300 सालों का यहाँ पर शासनकाल दिल्ली सल्तनत का माना जाता है। मैंने यहाँ पर जो भी वंश दिल्ली सल्तनत में शासन करते हुए आए थे उन सभी के बारे में यहाँ पर लिख लिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। जो सबसे पहला शासक था यहाँ पर वंश था गुलाम वंश है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद तुगलक वंश आया, तुगलक के बाद सैयद वंश आया, सैयद के बाद लोधी वंश आया। तो टोटल 5 वंश हैं जो कि दिल्ली सल्तनत में आपको याद करने हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश या फिर इलबरी वंश माना जाता है और या फिर दास वंश भी माना जाता है। ठीक है, इसके जो काल था वो था 1206 से 1290 तक और जो इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर खिलजी वंश देखेंगे। खिलजी वंश को आप देखेंगे सबसे कम जो शासनकाल रहा है खिलजी वंश का, मात्र 30 वर्ष का इनका शासनकाल रहा है और इसके जो संस्थापक हैं इसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद यहाँ पर तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश से सबसे ज़्यादा जो शासन है इन्होंने किया था यहाँ पर 94 वर्ष टोटल, 1320 से 1414 तक। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद यहाँ पर आता है सैयद वंश। सैयद वंश भी के जो संस्थापक है उसका नाम है खिज्र खां। 1414 से 1451 तक इनका शासनकाल यहाँ पर रहा है। लास्ट में आप देखेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है जिसको हम लोधी वंश बोलते हैं। यहाँ पर पहला अफगान वंश माना जाता है जो कि दिल्ली सल्तनत का था। 1451 से 1526 तक इसने शासन किया और बहलोल लोधी इसके क्या थे, संस्थापक थे। अब हम एक एक करके इन सभी वंशों को पढ़ते हैं और यहाँ से जो भी शासक हुए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और देखेंगे यहाँ से किस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर गुलाम वंश को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो गुलाम का मतलब होता है दास, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो जो मोहम्मद गोरी की हमने बात की थी इससे पहले, उसका ये क्या था, एक दास था, उसके शासन में एक दास बन के रहा था ये। उसके बाद इसी ने क्या किया, यहाँ पर गुलाम वंश की नींव रखी और इसका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1206 से 1210। 4 साल का इसका शासन रहा और इस काल में इसने क्या क्या किया ये चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ से यहाँ पर संस्थापक तो आप पता चल गया कि ये मोहम्मद गौरी का जो दास था वही इसका संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी उपाधियाँ क्या क्या हैं देख लीजिएगा आप। लाख बख्श का मतलब होता है दान करने वाला। तो ये दानी प्रकृति का इंसान था, इसी वजह से इसको यहाँ की जो जनता थी उसने लाख बख्श की उपाधि दी थी। साथ ही में हातिम सेकंड और सिपाह सलार, ये 2 उपाधियाँ भी कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। इसके यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो अक्सर देखने को मिलता है वो है इसकी राजधानी इसकी आप ध्यान में रखेंगे दिल्ली ना होकर इसकी राजधानी कहाँ है, लाहौर में है। इसकी जो मृत्यु है आपको क्वेश्चन देखने को अक्सर मिला होगा कि जो चौगान या फिर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी। तो यही एक शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय, जो कि एक पोलो की तरह खेल होता है जो कि घोड़े में बैठकर खेला जाता है, 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। अब इसने क्या क्या कार्य किए आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है इसकी इसने नींव रखी, 3 मंजिल की इमारत है दिल्ली की। इसके बाद नींव रखने के बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था कुतुब मीनार का कार्य। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम, ये भी दिल्ली के महरौली में स्थित है और ये जो मस्जिद है ये कुतुब मीनार के सामने स्थित है। यहाँ पर आप फिर एक और चीज़ देखेंगे जो कि अलाउद्दीन यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में इसने निर्माण की थी, जिसका नाम है अढ़ाई या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर राजस्थान में है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इसने ये जंगल से जा रहा था तो एक झोपड़े में ये चले गया, वहाँ पर एक महिला थी, महिला ने इसको 2-3 दिन तक संरक्षण किया और उसी के बाद इस झोपड़े पर इसने क्या किया, एक मस्जिद का निर्माण किया जिसको 2.5 दिन में 2.5 दिन रहा था ये, इसी वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया, जो कि अजमेर में है राजस्थान में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब हम यहाँ पर चलते हैं इल्तुतमिश यहाँ पर आप देखेंगे इसके बारे में 1210 से 1236 इसका शासनकाल माना जाता है और इसको हम यहाँ पर दासों का दास बोलते हैं, स्लेव ऑफ स्लेव। ठीक है, दास को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव। तो दासों का दास कहा जाता है क्योंकि
मोहम्मद गौरी का दास तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दास था वो था इल्तुतमिश। इसी वजह से दासों का दास इसको कहा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत है इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। तो अगर आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक कौन है, तो आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक शब्द यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जोड़ दिया जाएगा तो वास्तविक संस्थापक की अगर आप बात करेंगे तो ये होगा इल्तुतमिश। इतनी सी ये बात यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद यहाँ पर इसने क्या किया, जो लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, इसने उसको दिल्ली स्थानांतरित की। तो दिल्ली कौन लाया लाहौर से तो राजधानी को, तो आप बोलेंगे इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ना, जो ये नोट्स के फॉर्म में, आपके हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में। कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके बने हैं, तो इसी वजह से मैंने ये यहाँ पर इसको कंपाइल किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो इल्तुतमिश है इसको दिल्ली का संरक्षक कहा जाता है। दिल्ली का संरक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एक चंगेज़ खां नाम का आपने व्यक्ति का नाम सुना होगा, जो कि एक मंगोल था। इसने क्या किया था, यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जो इल्तुतमिश है इसने इस दिल्ली को आक्रमण से बचाया था, मंगोलों के आक्रमण से, चंगेज़ खां के आक्रमण से। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली का संरक्षक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इल्तुतमिश जो है इसने चालीसा दल का गठन किया था। इस चालीसा दल को एक चीज़ और बोलते हैं जिसको आपको नोट करके लिखना है, तुर्क ए चहलगानी। क्या बोलना है, तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी की भी इसने स्थापना की थी। ये क्या था, 40 लोगों का एक समूह था जो कि राजा के अंडर कार्य करते थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है जो कि इल्तुतमिश से, इसने यहाँ पर चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये दो प्रकार के यहाँ पर अरबी सिक्के चलाए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा चांदी का टंका या फिर तांबे का जीतल। तो क्वेश्चन में यहाँ पर घुमा के भी पूछ सकता है कि चांदी का जीतल या फिर तांबे का टंका, उल्टा भी कर सकता है इसको, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है चांदी का टंका और तांबे का क्या है, जीतल। ये दो प्रकार के सिक्के जो कि इल्तुतमिश ने चलाए थे। इसके अलावा यहाँ पर एकता प्रणाली भी लागू की थी इसने। एकता प्रणाली का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करना, और जो टैक्स कर को कलेक्ट करता था उसको इक्तेदार कहा जाता था। इसी वजह से इसको कहा जा सकता है कि जो टैक्स का सिस्टम है सबसे पहले इसने लागू किया था एकता प्रणाली के रूप में। इसको यहाँ पर मकबरों का राजा भी कहा जाता है। इसकी जो उपाधि है, ऐसा माना जाता है कि जो इसने है अपना मकबरा खुद बनाया था। मरने से पहले ही इसने अपना मकबरा बना लिया था कि मैं इस मकबरे में दफनाया जाऊंगा, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मकबरों का राजा कहा जाता है। अब यहाँ पर इल्तुतमिश के अन्य बेटे भी थे, लेकिन वो ज़्यादा कुशल नहीं थे, और इसी वजह से इनकी एक बेटी थी जिसका नाम है रजिया बेगम। आपने नाम खूब सुना होगा रजिया बेगम का। तो ये क्या थी, एक पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी, और ये इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी। 1236 से 1240 तक इसने क्या किया था, 4 साल शासन किया था, और इस शासनकाल में भी ये बहुत शासन नहीं कर पाई थी। इसी वजह से इसके काल में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो कि आपको याद करनी है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया बेगम, 1236 से 1240। इसके अलावा यहाँ पर और भी शासन करने आए, जैसे कि मोइनुद्दीन बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। ये भी आपको ध्यान में तो नहीं रखने क्योंकि इनके बारे में कोई ऐसी जानकारी है नहीं, मतलब जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाए। लेकिन ये जो नासिरुद्दीन महमूद है, जो कि इसकी एक उपाधि है दरवेशी शासक, ये दरवेशी शासक के रूप में इसकी उपाधि है, इसलिए आपको इसको याद करना है। जो अगला है वो है बलबन। बलबन को आपने याद करना है, बलबन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बलबन का जो शासन रहा है वो 1265 से 87 तक रहा है। इसका जो नाम था वो था बहाउद्दीन, लेकिन जिस समय ये गद्दी पर बैठा, इसने अपना नाम किस नाम से ये गद्दी पर बैठा, तो आप बोलेंगे गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। इसने कुछ प्रणालियाँ या फिर कुछ पद्धति लागू की थी जो कि कंपलसरी था, जैसे कि इसके जो दरबार था, दरबार में सिजदा और पायबोस नाम की ईरानी पद्धति को लागू किया था। इसका मतलब यह है कि अगर आप कि कोई भी जनता से, कोई भी इसके जो कर्मचारी हैं, अगर आप राजा से मिल रहे हैं तो सिजदा मतलब होता है सर झुका के, पायबोस मतलब झुक कर। तो सर झुका के, झुक कर और हाथ जोड़कर इसका प्रणाम करना पड़ता था। इसी वजह से इसको हम ईरानी पद्धति के रूप में जानते हैं, सिजदा और पायबोस को। इसने क्या किया था, यहाँ पर चालीसा दल को समाप्त किया था, जो कि इससे पहले इल्तुतमिश ने शुरू किया था।
इल्तुतमिश के जो 40 दल का गठन था, 40 संगठन था, इसी 40 दल में एक व्यक्ति था बलबन। तो बलबन भी इसी 40 जो 40 दल था उसका एक सदस्य माना जाता है। और इसी ने क्या किया, लास्ट में इसको, इस दल को ख़त्म किया, यानी कि इसका समाप्त किया। इसने लौह और रक्त नीति का अनुपालन किया, यानी कि जो भी इसके विरोधी हुआ करते थे उनको ये लौह और रक्त नीति के से हराता था। और ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक नवरोज़ एक त्यौहार हुआ करता है जो कि पारसियों का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसने क्या किया, इसकी शुरुआत की थी। तो पारसी नव वर्ष नवरोज़ की शुरुआत किसने की थी? बलबन, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक शासक है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में एक निर्माण किया इसने लाल महल का। तो लाल महल का निर्माण भी यहाँ पर बलबन के द्वारा किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर चलते हैं हम जो कि खिलजी वंश की तरफ। और आप देखेंगे जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि ये कुछ ही समय तक शासन किया था इसने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश या फिर दास वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे शमसुद्दीन क्यूमर्स। अब हम चलते हैं खिलजी वंश की तरफ। खिलजी वंश को देखते हैं। शमसुद्दीन क्यूमर्स की यहाँ पर क्या की गई थी, मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी गई थी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और फिर उसके बाद इसने क्या किया था, खिलजी वंश की यहाँ पर स्थापना कर दी थी भारत में। 1290 से 1320 तक इसका शासनकाल माना जाता है खिलजी वंश का, मात्र 30 साल, जो कि सबसे कम शासनकाल है खिलजी वंश का। जलालुद्दीन खिलजी जो कि इसके संस्थापक माने जाते हैं, 1290 से 96 तक इनका शासनकाल है। और यह एक वृद्ध व्यक्ति थे जो कि 70 साल की आयु में एक शासक बने थे। तो सबसे वृद्ध सुल्तान की उपाधि इनको ही दी गई है, जलालुद्दीन खिलजी को। यहाँ पर इनके शासनकाल की जो बात आपको ध्यान में रखनी है, 1292 में इस समय क्या हुआ था कि जो 4000 मंगोलों के साथ उलुगु खां भारत आया था। कौन आया था? उलुगु खां। और जलालुद्दीन ने क्या किया, इन सभी को इस्लाम धर्म अपनाया था। ठीक है, इस्लाम धर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया गया था, जो कि 4000 मंगोल थे। और कौन आया था इनके साथ? उलुगु खां। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर, जो कि जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था, इसने यहाँ पर शासन किया। और अलाउद्दीन खिलजी के एक सैनिक था, उसी ने यहाँ पर इसकी मृत्यु की थी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। उसके बाद यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर शासक बना। और जिस समय ये एक शासक बना, इसने अपनी उपाधि सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। 1296 से 1316 तक इसने शासन किया था। आपने अलाउद्दीन खिलजी वाली एक मूवी भी देखी होगी जिसमें आपने पद्मावती वाली कहानी सुनी होगी। तो वो मूवी में अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर रोल दिखाया गया है। यहाँ पर आप इसका नाम देखेंगे, जो कि बचपन का नाम है, उसका नाम है अली गुरसास्प। अली गुरसास्प किसका नाम है? तो बचपन का नाम है ये अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जब ये शासक बना, इससे पहले जब ये जलालुद्दीन खिलजी के शासन में कार्य कर रहा था, तो उस समय ये कड़ा मानिकपुर का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, इसका जो आक्रमण था, चित्तौड़ पर आक्रमण, रतन सिंह को इसने हराया था। ये सबसे ज़्यादा चर्चित है इसका। 1303 इसका आपको ध्यान में रखनी है डेट। चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और रतन सिंह वहाँ पर के शासक थे और उनको इसने क्या किया था? हराया था। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। और उसका नाम बदल के इसने फिर खिजराबाद कर दिया। जो चित्तौड़ था उसका नाम बदल के इसने क्या किया? खिजराबाद कर दिया। लेकिन बाद में फिर से इस पर यहाँ पर जो कि भारत के शासक थे उन लोगों ने क्या किया? फिर से दोबारा इसको जीत कर अपने कब्जे में कर लिया था। जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने कुछ निर्माण कार्य किए थे, जैसे अलाई दरवाज़ा या फिर अलाई मीनार, जो कि दिल्ली में है। और 1000 खंबा नामक एक सुंदर महल भी बनाया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पद्मावत जो थी, रानी पद्मावती, वो रतन सिंह की वाइफ थी। ये जो मूवी आई थी उनका किरदार निभाया था। यहाँ पर आप देखेंगे जो कर लगाए थे, इसने कुछ कर लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने घरी कर, जो कि घरों पर लगाया जाता था, चरी कर, और
यहाँ पर खुम्स कर वो कर होता था जैसे कि जो लूट का माल होता था, जो भी लूट के द्वारा लाया गया माल होता था उस पर ये कर लगाता था। और चरी कर चरवाहों पर लगाया जाता था। ठीक है, इसने क्या था, कुछ कार्य किए थे जैसे शराब, जुआ, भांग, इन पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके शासन में सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, भूमि की पैमाइश यानी कि जो भूमि का माप तोल है वो सारी चीज़ें इसके शासनकाल में शुरू की गई थी। इसके शासनकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जो कि अमीर खुसरो से है। अमीर खुसरो इसके शासनकाल में इसके दरबार के राज कवि हुआ करते थे। और अमीर खुसरो को किस लिए जाना जाता है, यह एक सूफी संत थे, लेखक थे, कवि थे, संगीतकार थे और इतिहासकार थे। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एआरओ के एग्जाम में, उत्तराखंड एआरओ के एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पर सूफी जो अमीर खुसरो है वो क्या थे। तो ऑप्शन में था सूफी संत, लेखक, कवि, संगीतकार, इतिहासकार, ये सारे ऑप्शन थे। और लास्ट में एक ऑप्शन था कि उपरोक्त में सभी। तो आपको वहाँ पर सभी में टिक करना था क्योंकि यहाँ पर सभी जो विशेषताएं हैं वो अमीर खुसरो की हैं। इनको पैरट ऑफ हिंद भी कहा जाता है या फिर तोताए हिंद। ठीक है, ये इनकी उपाधि है। और इनके जो अमीर खुसरो है इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, साथ में जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने दाग और हुलिया प्रणाली लागू की थी। दाग या हुलिया प्रणाली यानी कि जैसे इसके शासनकाल में बहुत सारे सैनिक हो गए थे तो घोड़ों पर मुहर लगाई जाती थी, दाग और हुलिया, जिससे कि पहचान हो जाती थी कि ये इसके दरबार में रहते हैं। तो दाग और हुलिया प्रणाली किसने लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा यहाँ पर एक मलिक काफूर नाम का एक व्यक्ति था जिसको 1000 दिनारी दास कहा जाता है क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीद कर यहाँ पर दरबार में लाया गया था, इसी वजह से इसको 1000 दिनारी दास कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद यहाँ पर एक अन्य शासक आता है जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के बारे में आपने एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो पहला शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। ये अलाउद्दीन का बेटा था, इसके काल में ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है, जो खलीफा है वो किसने टाइटल अपने आप को दिया था, वो है मुबारक शाह खिलजी। यहाँ पर आप देखेंगे खिलजी वंश का अंत हो गया है और जो अंतिम शासक है यहाँ का खुसरो शाह खिलजी। खुसरो शाह खिलजी खिलजी वंश का अंतिम शासक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तुगलक वंश का यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो तुगलक वंश देखते हैं आप, तुगलक वंश में क्या क्या चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तुगलक वंश का जो शासनकाल माना जाता है वो है 1320 से 1414 तक। अगर आप थक गए हैं अभी तक और आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ऊपर से जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और थोड़ा सा इधर उधर घूम के आइए और उसके बाद दोबारा यहाँ से वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा। और अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम आपको, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहाँ पर भी जीके पूछी जाती है वहाँ पर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसी वजह से इसको अच्छे तरीके से देखिए, तैयार कीजिए। और पीडीएफ फाइल अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड की है इसकी तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर से इसको डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर ज्वाइन में क्लिक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फाइल में जाके इसको डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का, उसको वहाँ से आप कैरी कर सकते हैं। तो तुगलक वंश की बात करते हैं। तुगलक वंश के यहाँ पर देखते हैं तो 1320 से 1414 तक इसका शासनकाल माना जाता है तुगलक वंश का। और गयासुद्दीन तुगलक जो कि है 1320 से 5 साल इन्होंने शासन किया, यही इसके क्या थे, संस्थापक थे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। इनका जो वास्तविक नाम था गाजी मलिक, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो गाजी मलिक। गाजी मलिक नाम से किसको जाना जाता है, तुगलक को। कौन सा, गयासुद्दीन। इसके शासनकाल में कुछ कार्य हुए जो जैसे कि इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना शुरू किया और ये पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया। तो गयासुद्दीन तुगलक नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसने डाक व्यवस्था भी शुरू की थी, जो कि पोस्ट ऑफिस का जो कार्य होता है डाक व्यवस्था, तो यही कार्य इसने क्या किया था, शुरू किया था।
इसके अलावा यहाँ पर तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी इसने की थी और इसको इसने क्या किया था, राजधानी बनाई थी। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना दिल्ली में किस शासक ने की थी। तो वहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो आपको यहाँ पर से बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। जैसे कि इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने एक झोपड़ी बनाई थी या फिर लकड़ियों वाला एक महल बनाया था। उसमें क्या कर रहा था, ये जनसभा कर रहा था गयासुद्दीन तुगलक, और अचानक से भीड़ हावी हुई और वहाँ पर जो महल बनाया हुआ था लकड़ी का वो टूट के गिर गया, और इसी के टूटने से इसमें दबने के बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 51 तक इसका शासन माना जाता है। और इसका जो नाम है वो है जूना खां। जूना खां किसका नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक का। गाजी मलिक किसका नाम है, गयासुद्दीन तुगलक का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, असफलताओं का राजा और रक्त का प्यासा और परोपकारी व्यक्ति था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा और बहुत ही इंटेलिजेंट और विद्वान शासक था, लेकिन इसके जो कारनामे थे वो ऐसे थे कि जो भी कार्य करता था वो क्या हो जाता था, असफल हो जाता था, यानी कि वो फेल हो जाता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं था इसका जो कि सफल रहा हो, इसीलिए जनता इससे परेशान थी और ये जनता से परेशान था। तो इसी वजह से इसको असफलताओं का राजा कहा जाता है और सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी इसी को कहा जाता है। रक्त का प्यासा और परोपकारी भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो अफ्रीकी यात्री मोरक्को है, इब्न बतूता भारत आया था 1333 में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यहाँ पर इब्न बतूता भारत आया था और इसने इसको काजी नियुक्त किया था। यहाँ पर इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम रेहला है और इसने इस पुस्तक में यहाँ पर यात्रा का वर्णन किया है। माना जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने चीन भेज दिया था इब्न बतूता को यात्रा के लिए वहाँ पर। तो इसी वजह से जो चीन की यात्रा का वृत्तांत है वही इसने रेहला पुस्तक में दर्शाया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद राजधानी बनाई, लेकिन ये असफल रहा। बाद में चेंज करना पड़ा दौलताबाद को कुछ कारणवश, और इसने टोकन करेंसी चलाई थी जो जिसको सांकेतिक मुद्रा कहते थे, और यह भी ज़्यादा चल नहीं पाई थी और इसमें भी ये फेल हो चुका था। इसी वजह से इसको असफलताओं का राजा कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था जिसने बड़ी संख्या में हिंदुओं को प्रशासन में नियुक्त किया और हिंदुओं की जो त्यौहार होती है होली में भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदू का त्यौहार है होली, उसमें किस शासक ने भाग लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर होना चाहिए वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो दो महत्वपूर्ण कार्य इसके शासन में हुए वो था दक्षिण भारत के जो दो राज्य थे जिनको हम विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य बोलते हैं। ये क्या हुए थे, दिल्ली सल्तनत से अलग हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। जो विजयनगर साम्राज्य की बात कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके संस्थापक और राजधानी से। तो संस्थापक इसके जो हरिहर और बुक्का दो नाम के एक भाई थे, इन दोनों भाइयों ने यहाँ पर क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और सन 1335 से 36 के बीच में इसने साम्राज्य की स्थापना की थी और इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, कर्नाटक के हम्पी में। ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य को देखते हैं यहाँ पर। इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और जिनको हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो राजधानी है वो है कर्नाटक के गुलबर्गा, और 1347 में इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। हसन गंगू ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप बोलेंगे बहमनी साम्राज्य। और हरिहर बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की, तो आप बोलेंगे विजयनगर साम्राज्य। हम्पी किस राज्य में है, तो कर्नाटक। ठीक है। और गुलबर्गा किस राज्य में है, तो वो भी कर्नाटक। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद यहाँ पर आया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो 1351 से 88 तक इसने यहाँ पर दिल्ली में शासन किया, और इसको यहाँ पर दिल्ली का अकबर और औरंगजेब भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर की तरह कार्य किया और इसने लास्ट में औरंगजेब की भांति इसने व्यवहार करना शुरू कर दिया था। तो इसी वजह से पहले शुरुआत में तो इसको दिल्ली का अकबर कहा गया और फिर बाद में औरंगजेब। ठीक है। इसके शासनकाल की जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो है अशोककालीन दो अभिलेख थे, टोपरा अभिलेख जो कि हरियाणा में है, और मेरठ का अभिलेख
जो कि अशोक के अभिलेख थे, इसने क्या किया था, इनको दिल्ली मंगवाया था। ठीक है, इसने सिंचाई पर कर लगाए थे, सिंचाई पर कर जैसे जिसको हक ए सर्व कहा जाता था। और इसने क्या किया था, सर्वाधिक नहरें भी बनाई थी। नहरों का कार्य तो इससे पहले कर लिया गया था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, लेकिन इसने सर्वाधिक मात्रा में नहरें बनाई। और फिर सिंचाई के लिए जो भी टैक्स हुआ करता था उसको हक ए सर्व कहा इसने। इसने रोजगार कार्यालय की स्थापना भी की, जैसे आजकल आप देखते हैं एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, इसी तरीके से इसने भी यहाँ पर क्या किया था, एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। साथ में इसने फैक्ट्रियों की निर्माण शुरू करवाया था, यानी कि कारखानों का निर्माण कराया था। और 300 नए शहर इसने क्या किए, बसाए थे। इसने कुछ त्यौहार थे जैसे कि हिंदू त्यौहार और फिर नवरोज़ त्यौहार, इस पर क्या की थी, रोक लगाई थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो नवरोज़ त्यौहार है इस पर किस शासक ने रोक लगाई थी, तो आप बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक से ध्यान में रखनी है। फिर आता है यहाँ पर नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अब फिर हम करते हैं यहाँ पर तुगलक वंश की समाप्ति। तुगलक वंश का अंतिम शासक है जो कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है, और 1394 से 1413 तक इसका शासनकाल माना जाता है। इसके सामने जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ से ये शासक, क्योंकि इसके काल में एक मंगोल आक्रमण था जिसका नाम है तैमूर लंग। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, तो आप बोलेंगे 1398 में। और किसके शासनकाल में किया था, तुगलक वंश के। और राजा कौन था उस समय, शासक कौन था, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बारे में यही था, और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम सैयद वंश में। सैयद वंश को देखते हैं, ज़्यादा इसके बारे में है नहीं, छोटी सी जानकारी आपको यहाँ से हासिल करनी है, बस हो गया। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस इतनी सी बात यहाँ से आपको देखनी है कि जो इसका संस्थापक है उसका नाम है खिज्र खां। 1414 से 1451 तक इनका शासनकाल रहा है। और ये जो व्यक्ति था खिज्र खां, ये स्वयं को तैमूर का गवर्नर इसने घोषित किया। ठीक है, और सुल्तान की जगह इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है रैयत ए आला। तो सैयद से रैयत आप याद कर सकते हैं, सैयद रैयत। तो सैयद वंश में रैयत नाम की उपाधि किसने धारण की थी, खिज्र खां ने। अब ये जो व्यक्ति था, ये लोग क्या करते थे अपने आप को, पैगंबर जो मोहम्मद साहब आपने अभी स्टार्टिंग में देखा जब इस्लाम का शुरुआत हुआ था, तो उसके ये वंशज बताते हैं अपने आप को। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद के वंशज कौन बताते हैं अपने आप को, सैयद वंश के लोग। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका अगला शासक आया उसका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह जो था वो सैयद वंश का सबसे योग्यतम शासक था, और ये जो शासक था इसने यमुना नदी के किनारे एक मुबारकबाद नगर बसाया। अब यहाँ पर आप देखेंगे सैयद वंश खत्म हो जाता है, और इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सैयद वंश से प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, और रैयत आला उपाधि किसने धारण की थी, और पैगंबर मोहम्मद के वंशज कौन थे, सैयद वंश के लोग। इससे अलावा यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं लोधी वंश, और जो कि दिल्ली वंश का अंतिम वंश है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश किसको माना जाता है, लोधी वंश को। 1451 से 1526 तक का इनका शासनकाल रहा, और जो इनके संस्थापक हैं उनका नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी यहाँ पर इन्होंने शासन किया 1451 से 89 तक। ठीक है, और यहाँ पर यह माना जाता है कि जो बहलोल लोधी है उन्होंने प्रथम अफगान राज्य की यहाँ पर स्थापना की थी। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने कुछ सोने के सिक्के चलाए जिनको बहलोली सिक्के कहा गया। तो सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, तो आप बोलेंगे बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। सिकंदर लोधी की बात करते हैं, अगला शासक जो कि दिल्ली सल्तनत का है यहाँ पर लोधी वंश से। 1489 से 1517 तक इसका शासन माना जाता है, और इसका जो वास्तविक नाम है उसका नाम है निजाम खां। निजाम खां इसका क्या है, वास्तविक नाम है। और जो लोधी वंश है इसका जो सर्वश्रेष्ठ शासक है उसको सिकंदर कहा गया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आगरा शहर है उसकी स्थापना किसने की थी, तो आप बोलेंगे सिकंदर शाह लोधी ने यहाँ पर 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी, और यहाँ पर एक किला बनाया था जिसको बादलगढ़ का किला कहा। ठीक है, बादलगढ़ का किला कहाँ पर है, आगरा में, और ये किसने बसाया, तो आप बोलेंगे सिकंदर शाह लोधी ने। और इसने क्या किया, यहाँ पर आगरा को राजधानी भी बनाया। ठीक है, 1506 में।
फिर आप देखेंगे जो कि अंतिम शासक आ जाता है इब्राहिम लोदी। 1517 से 26 तक इसने शासन किया और सिकंदर लोदी का ये क्या था, बेटा था। इसके शासन में कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे कि घटोली का युद्ध। घटोली का युद्ध मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, हार गया था। 1517 से 18 के बीच की ये कहानी है। पानीपत की पहली लड़ाई हुई इसके शासन में, इब्राहिम लोदी के शासन में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर ने क्या किया, यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुग़लों का यहाँ से फिर काल शुरू हो गया, जो कि बाबर माना जाता है मुग़लों का। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक था, युद्ध के दौरान मैदान में लड़ते समय मारा गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक जो कि लड़ाई में मारा गया, तो आप बोलेंगे इब्राहिम लोदी। तो ये था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत इस तरीके से पूरी हो जाती है। तो थैंक यू। अगली वीडियो में हम फिर से मैराथन क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे मुग़लों की। तो पूरा मुग़ल साम्राज्य यहाँ पर हम अगली आने वाली वीडियो में मुग़ल काल यहाँ पर मैराथन क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आपको इस वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई डाउट है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।